हाँ, तो मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि मैंने अपने केमिस्ट्री वाले आंकी डेक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का को भी ऐड किया था शायद लास्ट वीडियो में ही, और अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं। पी ब्लॉक पढ़ने की सोची मैंने और वो भी नहीं पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब आई गया तो वेव नेचर। चलो जी, वेव क्या होती है, वेव बना के दिखा देता हूँ। वेव बना के दिखाओ, वेव 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 बना के दिखाओ। तो जी ये हो गई वेव, ये मैक्सिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, क्रेस्ट होता है ये मिनिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये ट्रो होता है, ये सी टी, एंड आई हैव ई सी टी, क्रोनिक ट्रोमेटिक एंसेफेलोपैथी। फार्मूला फॉर वेव नंबर का फार्मूला होता है 1/λ पार्टिकुलर नेचर। फार्मूला फॉर एनर्जी फॉर अ क्वांटा, एक क्वांटा यानी कि एक फोटोन की एनर्जी होती है E = hc/λ या एच एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। ये तो इंट्यूटिवली सबको पता होता है, मतलब नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो क्रेस्ट है, ये ट्रो है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट के, अच्छा ओके, क्रेस्ट टू क्रेस्ट होता है टॉप। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कुछ अलग नहीं कहते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ सही है हमारा यहाँ पे, ईजी पीजी, ठीक है। ये इस कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के जितने भी कार्ड आएंगे मैं उन्हें बेरी करने वाला हूँ। वर्ड लिटरली मैं डर गया हूँ उनसे एक्चुअली। बेरी नोट, बाद में देखेंगे इसे। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। Remember, we need to give some energy to take that MF out, and it itself has some total energy. Okay, फार्मूला क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? आई डोंट नो, ये पूछ के आ रहा, सही बताऊँ तो फार्मूला फॉर 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द सेम एटम। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है जी? ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, मस्त न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया, खींच लिया उसे, वो अपनी जगह से खींच लिया, तो उस कितनी एनर्जी चाहिए आपको, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो कि पहला क्वेश्चन है, इसे ये मुझे पता नहीं है क्या पूछ रहा, सही बताऊँ तो फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द सेम एटम। मान लो कि इस ऑर्बिट में और इस ऑर्बिट में, वैसे तो ऑर्बिट नहीं होता है हमें पता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। मान लो चलो इन दोनों ऑर्बिट के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे खींचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बिकॉज दिस ये ज़्यादा पास है तो न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा पास होगी, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एस है, एस ब्लॉक है, बिकॉज अब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, शील्डिंग, पुअर शील्डिंग वगैरह में नहीं जाना चाहता, तो मैं मान रहा हूँ कि कोई शील्डिंग वगैरह दोनों की लगभग बराबर ही है। अब जो ये है ये थोड़ा बाहर है, इसमें इतना मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं है, इतना नहीं, चार्ज तो है खैर, अट्रैक्शन नहीं है इतनी, तो आसानी से खींच जाएगा ये। तो दोनों का फार्मूला होता है, तो शायद होता है कुछ, आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप शायद n² Z/n², शायद कुछ ऐसा था, आओ देखते हैं। हाँ, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम लिखना चाह रहे होंगे सर, ये बाय द वे सर्विस सर के नोट्स हैं। टेलुरियम कह रहा हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z/n²। अच्छा ओके, अपॉलॉजीज़, ठीक है। तो मान लो अगर सेम एटम है और डिफरेंट आपका है, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला -13.6, मैंने 5 लिखा, 13.6, ये फार्मूला याद कर लो। आयनाइजेशन एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। Z² यानी कि आपका जो नंबर है, हीलियम के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, Z/n², ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल फिगर दिस आउट योरसेल्फ, ओके। जैसे दिस मेक सेंस कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, मान लो कि आप हाइड्रोजन पे थे, मान लो फिर आप चले गए बोरॉन पे, तो इतना फ़र्क पड़ गया, तो निकालना भी आसान हो गया। हाइड्रोजन से निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा फिर उस हिसाब से। जैसे जैसे आपका दूर चले गए, जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ता गया, वैसे वैसे निकालना भी आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईजी पीजी, ओके। स्टडी द फिगर्स, ओके ठीक है। दिस इज़ वेपर प्रेशर का है, राउल्ट लॉ वाला ग्राफ है ये,
ठीक है, अब हमें जहाँ तक याद है, अब यहाँ देखते हैं पहले। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। मुझे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ याद है कि नेगेटिव डेविएशन जब होती है, जैसे कि हम दोनों ने जस्ट द टू ऑफ अस, हम दोनों ने कुछ नहीं किया अभी तक, एंड आई होप वी गाइज डू समथिंग, वी गाइज मेक इट टू मेन, बैंगिंग dudes, बैंगिंग यार, आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग माई स्किज़ोफ्रेनिया ड्रग्स अगेन। एनीवे, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं, ये दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला। इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है, नेगेटिवली खींच लेते हैं लोग। और पॉजिटिव डेविएशन होता है शायद एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल का पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो मैं सी के साथ जाऊँगा। हाँ, एसीटोन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दिखाते हैं। ज़रूरत से प्रेशर क्यों दिखाते हैं? एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग बढ़िया नहीं होती। एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के बीच में, सही बात है, कैसी बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में? कैसी बॉन्डिंग होगी? आई गेस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, मे बी, आई डोंट नो। खैर, जो भी है देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले याद भी करने था हमें, मैंने लास्ट टाइम याद भी किए थे। एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन विद प्लस वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। चलो, अब क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट याद नहीं किया था, इसलिए मैं गुड कह रहा हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, व्हाट डिड प्लैंक से अबाउट लाइट? क्या कहा था जी? मुझे कोई कुछ आइडिया नहीं है क्या कहा था प्लैंक ने। ओके, सो मैक्स प्लैंक ने कुछ तो बढ़िया कहा था, कुछ तो अच्छा सा कहा था इन्होंने। क्या क्या कहा था? मुझे इतना तो याद है कि, क्या याद है भाई, रुक जाओ देख लेते हैं। प्लैंक पैकेट्स, ओके, तो शायद इन्होंने वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ, वो आदमी कौन था जो आया था और जिसने कहा था कि डुअलिटी ऑफ वो होती है, लाइट डुअल नेचर की होती है? कौन है वो? मैक्स प्लैंक ही है वो, जो कि था भी नहीं साइंस के स्टेम फील्ड से, था भी नहीं वो, था वो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वाला। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली, चलो छोड़ो, हटाओ। नेम द टू कंपोनेंट ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव के दो कंपोनेंट होते हैं जी, पता नहीं क्या होता है। पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटोन की एनर्जी जो होती है सीधे सीधा होती है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। ई इज इक्वल टू एच एच वहीं से उठाया, मैक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं एच को, उठाया ही हमने यहाँ से। डुअल नेचर ऑफ लाइट इन्होंने दिया था फिर। हाँ, तो ठीक है, इन्होंने दिया था। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, हाँ सही बात है, मेरे दिमाग में आ रहा था, ये भूल गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये भी था, इसका वो कैसे पता करते हैं? मैग्नीट्यूड। क्वांटा ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, ईच क्वांटा हैव एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, बुक बढ़िया। सेम वही है, बरी कर दो भाई से, बरी नोट। एनर्जी लेवल, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रिलीजिंग और अब्जॉर्प्शन एनर्जी व्हेन जंपिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, सेम एटम। बोर्स, अच्छा सही बात है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाओगे तो एटम थोड़ी चेंज करोगे आप। एनर्जी कोई पूछ रहा है आपसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की, सेम बिल्डिंग की भाई, ऑब्वियसली सेम बिल्डिंग की, कूद के दूसरी में तो थोड़ी जाएगा यार, कैसी बात कर रहा है। बोर्स रेडियस, ठीक है, द रेडियस, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि क्या इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, ऐसे लिख सकते हो, -13.6 EV Z² थाई, ब्रैकेट में आपका 1/N1² -1/N2²। N है अपना दूसरा ऑर्बिट, मान लो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि कौन ये नंबर यहाँ रखना है, फाइनल वाला कहाँ रखना है। एक सेकंड रुक जाओ, एनर्जी लगेगी, देखो एनर्जी, चलो मान लो कि हम बड़े, अब देखो मैं बताता हूँ डिलेमा क्या है, ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये फाइनल वाला ऑर्बिट है या ये फाइनल वाला ऑर्बिट है, कि मतलब बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में। चलो ऐसे देखते हैं, बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में कूदने में एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ये नेगेटिव है, अंदर वाला भी नेगेटिव हो जाए, अंदर वाला नेगेटिव हो जाए मतलब ये छोटा वाला आ जाए, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये होगा फार्मूला। देखो डिराइव कर दिया मैंने, ओके, इनिशियल फाइनल, ठीक है, इनिशियल फाइनल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एन ये स्क्वायर है बाय द वे, फार्मूला भी सही लगाया जी हमने। अच्छा नहीं, एक सेकंड, अच्छा ओके, एनर्जी, ठीक है ठीक है।
अच्छा, ये क्या है? द रेडियस फॉर सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट इन लिथियम 2+ इज द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस. बोर रेडियस लेते हैं फर्स्ट रेडियस ऑफ एच एटम. द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट को सेकंड बोर ऑर्बिट क्या हो गया? इन ए नॉट इन लिथियम. क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली. ओके, बहुत रेडियस ए नॉट, ठीक है. चलो, तो ए नॉट हो गया अपना, ए नॉट हो गया नेगेटिव. नहीं, तो ये नहीं. अच्छा, ओके, ठीक है. ये हमने ये आए नहीं एक्चुअली. हम लोग एनर्जी, मैं एनर्जी के टर्म्स में सोचने लगा. ऑब्वियसली रेडियस है तो एनर्जी के टर्म्स में क्यों सोच रहा हूँ मैं. R1/R2. एनर्जी वाला पार्ट नहीं किया क्या हमने? ये एनर्जी, सॉरी, रेडियस वाला पार्ट नहीं किया क्या हमने अभी? चलो, नहीं किया होगा. चलो, ये नेक्स्ट वाले उसमें कर दूँगा, नेक्स्ट वाले सेशन में करके दिखाऊंगा. ओके, आगे भाई. H2S gas is toxic gas. Use a qualitative analysis. Unimportant. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, what is the value of KH? हेनरीज लॉ है. हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है कि जितनी प्रेशर पे आप किसी चीज़ को वो करोगे, सॉल्यूबलाइज करोगे, जिन्हें जितना ज़्यादा आपको चीज़ सॉल्यूबलाइज करना है या जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ाना है उतना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए आपका. तो आओ जी, STP है, प्रेशर क्या हो गया? 1. ठीक है, बराबर हो गया KH. KH निकालना है अपना, KH, और मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. 0.195 मोल्स इन 1 लीटर. 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मतलब 55.5. अच्छा, ये हो जाएगा 0.0195 मोल अपॉन जो भी वेट होता है H2S का अपॉन 55.5 प्लस मोल फ्रैक्शन निकालना है क्योंकि इसका वो भी वेट भी फैक्टर इन करना पड़ेगा. इसका वेट 0.195, H2S का वेट भी, मतलब यहाँ पर मोल, सॉरी इसके मोल, H2S का मोल. तो अभी इतना छोटा नंबर है यार, ये इतना ज़्यादा छोटा नंबर है, इसे इग्नोर ही कर देते हैं. तो जी हमारा KH हो जाएगा घुमा फिरा के कुछ ऐसा 55.5 अपॉन 0.195 को 0.2 ही लिख लो यार, 0.2 लिख लो, ये हटाओ यहाँ से, इंटू H2S का जो भी वेट होता है. H2S का वेट हो जाएगा 34 के आसपास होगा, है ना. ये हो जाएगा जी 17 इन 1 लीटर. 1 लीटर कुछ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने. क्या गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग? KH 55.5, ठीक है. 55.5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.19 जाके नीचे जा रहा है, ठीक है. 0.195 को 0.2 ले लिया. कुछ गड़बड़ करी है, देखते हैं क्या गड़बड़ करी है हमने. 0.195 मोल्स ऑफ H2S. अच्छा हाँ, मोल तो वेट थोड़ी दे रखा था, यहाँ मोल दे ही तो रखा था ऑलरेडी. देखो इसलिए कहते हैं सॉल्व कर लेना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने सॉल्व नहीं किया था. चलो पता चल गया. ये चीज़ हटा दो, ठीक है, ये चीज़ हटा दो. 555.2 555 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कुछ 275 के आसपास. हाँ जी, 275 के आसपास आ रहा है. और आंसर देखो क्या आ रहा है, 282. बिल्कुल ऑन पॉइंट आंसर है जी. आगे बढ़ो. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. अब मुझे इतना पता है कि देखो इन जब एनर्जी की बात करते हैं तो इन लोगों में कुछ ऐसा रिलेशन होता है. टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी की, और ये दोनों के दोनों टर्म होते हैं हाफ ऑफ नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. शायद कुछ ऐसा था जहाँ तक मुझे याद है. हाँ, कुछ ऐसा ही था यार. आओ जी देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी KQ1. अरे यार हाँ, ये तो डिराइव हो जाती, इसमें तो डिराइव कर सकते थे हम. देखो चलो, अच्छा ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे. नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ भी नहीं आएगा. चलो छोड़ो, गड़बड़ हो गई.
सारी दबाऊंगा भाई, ऐसे क्या देख रहा है, सारी करूँगा, सारी दबाऊंगा। ये तो देखो यार खुद भी निकाल सकते थे हम लोग, KQ1Q2/R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी तो पड़ी ही है पूरे साल। भाई भाई इस बार करांगा भाई, इस बार बढ़िया स्कोर करांगा करके पूरी साल इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पड़ी ही है आपने। चलो, पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होती है इन दोनों के मॉड के उसमें सेंस में। देखो ये सब तो डिराइव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी KQ1Q2/R, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mv², जब नहीं mv² नहीं, काइनेटिक एनर्जी बराबर करोगे आप, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी अपनी, उसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ठीक है, डरा क्यों रहा है यार, ऐसे मत कर, टोटल एनर्जी दोनों को प्लस कर दो इसका। हाँ ठीक है जी, ठीक है, इतना तो कर लेंगे, चिंता मत करो, कर लेंगे। ये भी वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बरी करो भाई, कार्ड को बरी करो। बोर्स मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे बोर्स मॉडल है। प्रेजेंस ऑफ पता नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स विच हैव डैश फिक्स्ड momentum which is integral momentum, which have fixed momentum I think, which is integral multiple of h pi, nh pi, हाँ h pi। बॉस थ्योरी कहती है कि अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ तो हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, आई वाजंट रॉन्ग, यू भाई इनकम्प्लीट था बट आई वाजंट रॉन्ग, ठीक है ना यार, ओके। नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिटल एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन एटम, ठीक है, ओके। देखो जी क्या कह रहा है बोर्स एटम अभी तक, बोर्स थ्योरी क्या कह रही है कि पहले तो एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम दो होता है, हीलियम प्लस पे एक होता है, लिथियम तीन होते हैं, हीलियम 2 प्लस पे होता है सिर्फ और सिर्फ एक। इन्हीं चीज़ों पे एप्लीकेबल है। आगे बढ़ो। तो जी मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनमें जो मतलब ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है और एनर्जी लेवल वो प्रेजेंट होते हैं इनमें काफ़ी सारे क्या जितने भी होते होंगे। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, उनके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जाहिर सी बात है, कुछ भी चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा। और ये रिवॉल्व नहीं कर रही तो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ये प्रोबेबिलिटी वाली बात आ जाती है। और वो मल्टीपल होगी h/2π की, मैंने h कहा, h/2π की होगी वो। चलो गुड कर रहा हूँ मैं, इसे फिर से आएगा ये। 3 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड हुआ है 36 ग्राम पानी में, हाउ मच लोअरिंग इन इट्स वेपर प्रेशर इज़ नोटिस्ड। यूरिया का वेट होता है शायद 36। तो जी जैसा कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ मैं। वेपर प्रेशर है, पानी है उबल रहा है, इसके ऊपर लक्कड़ रख दो नहीं उबलेगा, उबल रहा था प्रेशर था, लक्कड़ रख दिया नहीं उबला, प्रेशर कम हो गया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ज़्यादा पानी है, मान लो कि इतना बड़ा पानी है और लक्कड़ इतना सा है मान लो, तो कितना ही प्रेशर कितना ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं रिलेटिव वैल्यूज़ लेनी थी। आओ जी, तो ये हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा अपना x जो हमें चाहिए, डेल्टा x अपॉन 760। ये हो गया अपना 3 ग्राम ऑफ यूरिया, 3 बार, अबे यार अब मैं फिर भूल गया 36 होता है कि नहीं होता, यूरिया होता, दिखता कैसा यूरिया, NH शायद C डबल बॉन्ड हो NH2, यहाँ भी NH2। चलो कंफर्म कर लेते हैं, ये कितने का होता है, 14 का होता है, 28। ये हो गया कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 और 2 हाइड्रोजन के 4, ठीक है। 8 2 10 6 4 20 0 2, ये जी हो गया 60 होता है क्या, चलो 60 लेके चलते हैं यार, 60 है तो 60 ही लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैंने गलत किया था, इतना याद है मेरे को। 3/60, अब ये 3/60 इतना छोटा नंबर है कि यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन लिखने जाओगे, मतलब टोटल मोल लिखोगे, तो इसे नहीं लिखोगे तुम, क्यों ही लिखोगे। तो जी डेल्टा x हो गया 3/60 अपॉन, देखो 36 ग्राम पानी था यानी कि 2 मोल, 18 ग्राम एक होता है, इंटू 2 इंटू 760, 0 से 0 कटा, 1/2 हो गया ये, इसे 77 ही मान लो यार, हटाओ इसे 11 करो, 5.5 के आसपास का लोअरिंग हुई, 5.5 की, 5.5 से ज़्यादा की हुई, 5.5 का है नहीं कुछ ऑप्शन। चलो जी देखें क्या गड़बड़ हुई है, 19 की हुई है, 20 की हुई है लगभग,
अरे यार यूरिया का वेट यहाँ पर भी दे ही नहीं रखा, अच्छा कार्ड नहीं है यार ये। 60 ही तो है यार, 60 ही तो है। क्या क्या गड़बड़ हुई है यार, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहा है भाई। 3/60 एक 3/60 हो गया 7 और यहाँ 2 से यार कुछ गड़बड़ करी है मैंने। आप अच्छा ये 2 था, मैंने इसे 7 मान लिया, शायद ये गड़बड़ हुई है। 60। अरे यार प्रमोट करो यार चैनल में ना, वो चाहिए मेरे को, राइटिंग पैड चाहिए, वाकोम वगैरह का कुछ ऐसा सा मिल जाए। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 74। अरे ये तो बिल्कुल 19 हो गया, 76/4 है। 19/4 हाँ ठीक है, बिल्कुल 19 है, करेक्ट 19 आ गया यार। छोड़ो तुम एस्टिमेट भी क्या करोगे, करेक्ट 19 आ गया। समझ गया ना क्या 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 हुआ है। रेडियस ऑफ एटम, इसका फॉर्मूला बताओ, यही तो पता करना था, रेडियस ऑफ एटम। तो जी रेडियस ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये इसकी क्या यूनिट है भाई, और बेटा कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्या है जी, नंबर है, मतलब पोजीशन नंबर है, उसकी भी कुछ नहीं है, क्या ही करोगे। ठीक है जी। फार्मूला फॉर व्हाट डू, एन क्या है इसका, शेल का, जैसे मैंने बताया। जेड क्या है इसका, जेड इसका नंबर है। एंगस्ट्रॉम ये है, ए एंगस्ट्रॉम है, मैं एंगस्ट्रॉम लिखना चाह रहा हूँ। फार्मूला फॉर डिफरेंट रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जाओ मान लो कि R1/R2 है, 2 रेशो निकालना है और डिफरेंट ऑर्बिट्स है, तो ये सिंपली हो जाएगा n² था, n1²/n2², जो कि विच मेक्स सेंस। जैसे जैसे आपका शेल बढ़ता चला जाएगा, चौथे ऑर्बिट में पहुंच गए, बहुत ही बड़ा रेडियस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेडियस। आओ जी, डिफरेंट रेडियस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हुई जी। तो R1/R2 डिफरेंट शेल भी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सेम शेल है, डिफरेंट शेल है, डिफरेंट ऑर्बिट्स भी है। चलो तो जी n1/n2 का स्क्वायर अपॉन Z2/Z1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो जी आगे बढ़ो, यही फार्मूला है जी, एग्जैक्ट यही फार्मूला है। तो देखो एक, हाँ अब इसमें इतना ग्राम है, कोई भी एसिड है उसे टाइट्रेट किया गया है इतने बेस से, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो देखो एक लॉ होता है रद्दड़ सा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट समथिंग करके, जिसमें दोनों साइड आपने जो टाइट्रेशन अगर हुई है, टाइट्रेशन मतलब होता है जस्ट दोनों के दोनों बराबर ही, लगभग बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है, देखो 2-3 फार्मूला होता है, अभी यहाँ पे दो काम आएंगे, दोनों के दोनों याद कर लो, दोनों के दोनों। और कभी भी ऐसा टाइट्रेशन का आ जाए क्वेश्चन, ये कोई मेन वर्ड है यहाँ पे, टाइट्रेशन हुई है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो भी लगता है वो लग जाएगा। तो ये एक तो फार्मूला होता है 0.126, यानी कि जो भी वेट है अपॉन ई, हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये इक्विवेलेंट वेट ही होता है जी। इक्विवेलेंट होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या इनटू एन फैक्टर, या अपॉन एन फैक्टर ही होता है, खैर जो भी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक है, या नॉर्मलिटी, सॉरी वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। तो 0.1 इंटू 20 ml, तो जी 20 ml, 0.1 इंटू 20 ml, ठीक है जी। इक्विवेलेंट वेट ग्राम में आएगा अपना, ठीक है ना, तो इसे ग्राम में ही छोड़ दो, इसे ml में, इसे लीटर में रखना है क्या फिर, चलो आओ छोड़ो देखते हैं। तो आपका जो ई आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, वो हो गया आपका 0.126 अपॉन 0.1 इंटू 20 ml, ठीक है। पॉइंट हटा दो, 1.26 इसे ml। अब देखो हमारा आंसर जो है कहीं नहीं आएगा, 1.26 अपॉन 20 कहीं नहीं आएगा, तो इसे ml में इसे कर लेते हैं, इसे अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन 1000, ठीक है जी। 0 से 0 कटा, 2 0 मिल गया, 126 अपॉन 2 हो गया अपना 63 शायद, इसे यही कहते हैं हिंदी में। बाय द वे एसिड ऑक्जेलिक एसिड है, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम शायद पहला मॉडल था। थॉमसन क्या है भाई, एक तो पबजी वाली थी, और थॉमसन बहुत ही इंग्लिश नाम है, इंग्लिश लोग पुडिंग उडिंग ही खाते रहते हैं, पुडिंग वाला है। इसने कहा था कि देखो जो ऐसे
मान लो ये पुडिंग सी है, इसमें 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 इलेक्ट्रिक वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा 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 बिखर रखा है ना। और हाँ शायद यही था। और इसका ड्रॉबैक क्या था, नेगेटिव चार्ज के बारे में शायद इसने कुछ कहा ही नहीं था। ठीक है, एम्बेडेड इन नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन क्लाउड ऑफ, इन्हीं में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज, इन्हीं में वैसे तो पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और इन्हीं में कहीं ना कहीं अपना मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली है, और इन्हीं में कहीं ना कहीं अपना हल्का 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 इलेक्ट्रिक बिखर रखा है, नेगेटिव चार्ज अपना। तो खैर इनका ड्रॉबैक क्या था कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। ठीक है, ये फ्रूट जैसा लग रहा है मुझे, जो बच्चों की इरेजर आती है वैसे ही लग रहा है ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो खैर मैं आई एम नॉट टू गेट टू कॉकी, मैं इसे रिपीट पे लगा देता हूँ इसे। वेरी नोट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एहतिमात द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, हमें पता है कि ई बराबर होता है HF, और ये है गलत तरीका। गलत क्या तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है। एक ही बात ही हुई है, नहीं एक बात नहीं हुई है गैस। गलत मतलब कोई रॉन्ग हो, अच्छा मतलब कि ऑप्टिमल ना हो, तो एक ये तो खैर गलत तरीका है। एनर्जी हमें पता ही नहीं थी एक्चुअली। हमें क्या क्या पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, H पता है जी, H पता है, चलो हमें पता है वेलोसिटी पता है, मैं टिक मार रहा था, वेलोसिटी पता है, ठीक है। हमें पता है वेवलेंथ निकालनी है, और हमें फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। C होता है लैम्डा इंटू F, ठीक है। ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, हर लाइट के लिए एप्लीकेबल हो। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा ऐसा 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 करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ, ठीक है, उतनी कम वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ निकालनी है अगर आपको, तो ये लैम्डा हो गया आपका C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना, ठीक है, मीटर पर सेकंड अपन फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी था 8 × 10⁻15, इसे ऊपर ले गया मैं 10⁻⁻15, ठीक है। और ये होता है इसका सेकंड अपॉन सेकंड पर सेकंड। तो जी ये कट गया, मीटर में आ गया अपना आंसर। ये आ जाएगा। अब मैं देख रहा था ऑप्शन में कुछ होता तो मैं 3/8 नहीं कर पाता, मुझे मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो इसे 30 मान लेते हैं, ठीक है, 30 मान लिया, इसे 7 मान लो, ये 30 मान लिया, तो ये हो जाता अपना 30 का मतलब है, ऑल एस्टिमेट करते हैं 32 से लेके चलते हैं, तो 8 चौके 32, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 × 10⁻15 -7, ये हो गया -8 मीटर। अब हमें आंसर किस में निकालना था, नैनोमीटर में। नैनो होता है 10⁻⁹, तो इसमें अगर मैं 40 कर दूँ तो ये हो गया 10⁻⁹, तो ये हो गया 40 नैनोमीटर, अपना आंसर आ गया। नीचे वाला भी देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ E1 द एनर्जी इज E1 and E2 ऑफ 2 रेडिएशन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें एनर्जी का हमें पता है E = HF, जो यहाँ पे था, E बराबर HF, ठीक है। E बराबर HF है, E बराबर H, और अभी हमने दिखाया कि C होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होता है F × और ये पता है लाइट के कॉन्टास के लिए ही है, ये पर्टिकुलरली फॉर्मूला लाइट कॉन्टास के लिए, ये इलेक्ट्रॉन में मत घुसेड़ देना इसमें, hc/λ। तो अब क्योंकि H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लैम्डा ही रह गया, तो यानी कि E बराबर हो जाएगा λ2/λ1, और ये था अपना दोनों के था 1/2 का एनर्जी इसका रेशो, यानी कि 2/1 का अपना, देखो 40, ये हो गया अपना 40 आंसर। एक ही बात हुई, एग्जैक्ट सेम वही तरीके से सॉल्व हुआ है, और यहाँ पर भी 2:1 का रेशियो निकल आया अपना। आगे बढ़ता है। बोर्स मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होती है।
जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम 2+ या बेरिलियम 3+, आई गेस, बोरॉन 5+, आई डोंट नो। प्रेजेंस क्या होता है इनमें? प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, एनर्जी वाले, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उनमें एक बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। n तो मैं बार बार लगा रहा हूँ क्योंकि वो मल्टीपल दिखाना है मेरे को, इंटीग्रल मल्टीपल। चलो जी, ये भी वही है। क्या करने से, क्या कर रहे थे हम? बरी कर रहे थे ना, बरी कर दो। रूथरफोर्ड का एटम, नेम 2 पार्ट्स इन दिस मॉडल। तो जी रूथरफोर्ड का जो एटम है, रूथरफोर्ड के एटम में मुझे ये याद है कि बिल्कुल इन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है बीच में होता है। बढ़िया, इन्होंने ही बताया था। इसका कलर चेंज होता है क्या इसका? अरे क्या बात है यार, क्या बात है, बढ़िया भाई। हाँ, नेम 2 पार्ट्स ऑफ दिस इन दिस मॉडल। तो जी नहीं पता मुझे, सही बताऊँ तो रूथरफोर्ड, मेरे हिसाब से तो इन्होंने गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का तो इन्हें पता ही चल गया था इन्हें, ये इतना तो याद है मेरे को। और क्या और कुछ याद हो तो एक्स्ट्रा उसके साथ? नहीं यार, उसके साथ एक्स्ट्रा तो कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो, न्यूक्लियोलस। हाँ, तो न्यूक्लियोलस का पता चल गया था। न्यूक्लियस में क्या फ़र्क है? न्यूक्लियोलस के अंदर वो भी होता है ना, क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है न्यूट्रॉन भी होता है यहाँ पे। कंपेयर न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द अदर थिंग। न्यूक्लियोलस ऑफ एटम एंड द अदर थिंग। अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो जी न्यूक्लियोलस का रेडियस जो होता है उससे 10⁵ गुना बड़ा होता है अपना एटम का रेडियस। मतलब एक बॉल और एक उसके बीच में अंतर मान लो। चलो, एक बॉल और धरती के पूरी धरती के बीच में अंतर मान लो। अब देखो भैया, इनमें दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी कौन दे रहा है, ये ढह क्यों नहीं जा रहा अंदर। और सच बताऊँ तो इसके सक्सीडिंग एक्सप्लेनेशन था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने लिटरली एक्सप्लेन किया था, कर रहे हैं बस। अब है ऐसे ही है, न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगती, क्लासिकल फिजिक्स ख़त्म हो रही है यहाँ पे। यहाँ पन्ना ख़त्म है, यहाँ आपका नोट्स वाला सेक्शन स्टार्ट है, यहाँ ख़त्म है। यहाँ आप अजीबोगरीब ड्राइंग बनाओ, एम्बैरेसिंग चीज़ें लिखो यहाँ। एक सेकंड, क्या कर रही है? 15 कार्ड होंगे, मुश्किल से निपटा के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने डेक पे। ऑर्गेनिक के बाद फिजिक्स, पहले फिजिक्स करेंगे, ऑर्गेनिक छोड़ो। वेव नेचर बता दो जी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने बता ही दिया था। टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं, छोड़ो। पार्टिकल नेचर, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, E इज इक्वल टू hc/λ। और फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी चलो देखते हैं क्या है वेव नेचर में। भाई साहब, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू, दिया ही नहीं है। कहाँ दिया है? टाइम पीरियड का दे रखा है क्या कहीं फार्मूला? बस वो दे रखा है फार्मूला कह रहा हूँ, डेफिनेशन दे रखी है कि टाइम पीरियड क्या होता है। चाहिए तो मैं नहीं, हटाओ। थॉमसन मॉडल ऑफ वाटर एटम बता दो जी। ऐसा गोला बन रखा है, चार्जेस बिखरे हुए हैं। अच्छा, टाइम तो ऑन कर दूँ ज़रा जी। ऐसा गोला बन रखा है, ये गोला बन रखा है, बिखरे हुए हैं। अरे यार, अब ये चेंज कैसे होता है यार? पॉजिटिव चार्ज ऐसे हैं, स्प्रेड अच्छे से, मतलब जैसे आपकी पुडिंग में होता है। ठीक है, पुडिंग है जो मेन पार्ट होता है, और फिर उसके ऊपर टॉपिंग काजू वगैरह मान लो, नेगेटिव चार्ज हो गए। मेन ड्रॉबैक क्या है कि भाई साहब, स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? स्टेबल है, अब जाहिर सी बात है स्टेबल है, वरना धरती नहीं तबाह हो रही। अरे भाई साहब, ये सब क्या है? ये सब है भी नहीं यहाँ का। अरे ये सब छोड़ो, ये सब यहाँ का नहीं है क्वेश्चन, डिलीट मारो सब। चलो बरी कर दो, क्या पता काम आ जाए कहीं, बरी कर देते। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए जी, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हो गई थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसे हटाओ। तो ये ली हमने एक बढ़िया सी ट्यूब। हाँ भाई, नहीं सीधा नहीं ड्रॉ कर पा रहा मैं, माउस पैड पे वर्क कर रहा हूँ बॉयज़। ये होगी, चलो डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है जी, वो हाई वोल्टेज नेम दी है। अरे भाई साहब,
पता नहीं, सही बताऊँ तो इतना डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। चलो यहीं से देखते हैं। एक जगह कैथोड है, एक जगह एनोड है, ये वैक्यूम पंप है और हाई वोल्टेज दे रखी है। हाई वोल्टेज का क्या काम है? आयनाइज करने का होगा। जैसे आपने मान लो हाइड्रोजन गैस अंदर पास करी और हाई वोल्टेज के थ्रू पास करी, आयनाइज हो गई। आयनाइज बोले तो टूट गई, वो H+ H- में टूट गई होगी। H+ और H- में कैसे? H- में नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला, चलो घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉन निकल जा। जो जी H+ है पॉजिटिव एनायन एनोड की तरफ जाएगा जी। अच्छा नहीं, यहाँ कैथोड नेगेटिव है, एनोड की तरफ ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चाहिए उसे यहाँ पे। ये वैसे यहाँ कुछ खास काम है नहीं यार। एनोड से जो रे निकलती है उन्हें एनोड रे कहते हैं, और जो एनोड से जो निकल रही है वो एनोड होता है। एनोड की तरफ जा रही है वो एनोड रे नहीं होती है। जो कैथोड, अब क्वेश्चन क्या है, नेम द रे हेडिंग टुवर्ड्स एनोड। तो एनोड रे, बाय द वे टुडे आई सॉ दी, जो लड़की एलन की है जिसने लास्ट ईयर 5वीं जो भी रैंक लाई थी, ओह माय गॉड, ओह कितनी अच्छी दिखती है भाई वो। तुम्हारा भाई जाएगा भाई, तुम्हारा भाई जाएगा डेट पे उसके साथ। ऑब्वियसली इट्स जोक गाइस, इट्स जोक। हाँ खैर, जो भी, आगे बढ़ो, हटाओ इसे। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्क्रू देम, बरीड। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बोम्बार्ड बेरिलियम विद डैश डार्ट ऑन द, क्या हुआ था भाई? बेरिलियम लिया, अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर फेंके, वो कार्बन बन गया, क्या बात है जी? और उसने न्यूट्रॉन छोड़ दिया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ठीक है जी। तो 4 वहाँ पे प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन हो गए अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, तो ओके, विच मेक सेंस। अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयनाइज हीलियम एटम, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये 4 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन टोटल। तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन होने चाहिए। 5 न्यूट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा 5 2 7 होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है। तो 9 और 4, 9 4 होना चाहिए था 13। ठीक है जी। तो प्रोटॉन तो है यहाँ पे, प्रोटॉन तो बराबर है, देख लो। और यहाँ पे होना चाहिए था 13, लेकिन 13 तो नहीं है। 13 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ निकला है, और वो जो निकला है वो न्यूट्रॉन है जी। फिर आ गए हम लोग इस पे से, बरी काट करो जी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, अच्छा 1.6 × 10⁻⁻⁹ का चार्ज है इस पर। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 10⁻⁻27 समथिंग होता है वो, -28, 10⁻⁻28, 9 × 10⁻⁻28 है। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो अगर मैं इसे 10⁻⁻27 बोल देता, वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही होता। रिलेटिव मास है विद रिस्पेक्ट टू 1/1837 × H एटम जी। चलो कोई नहीं, ए यार हटा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं था, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। प्रोटॉन का मास कितना होता है? लगभग H एटम जितना ही बड़ा होता है, वो H एटम जितना ही होता है मास इसका। और वैसे इसका पर्टिकुलर एब्सोल्यूट नंबर देना वो मुझे तो याद नहीं मेरे को। न्यूट्रॉन भी लगभग प्रोटॉन जितना ही होता है, इतना ही मान लो। इसका एब्सोल्यूट मास वो भी नहीं होता मेरे को, 1.678 × 10⁻⁻24। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1.678 ये भी वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वही करो इसे। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, डबली आयनाइज्ड है, तो शायद 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है। मास कितना होता है? मास होता है वो प्रोटॉन के शायद दुगना प्रोटॉन के होता है, 4 गुना होता है, 4 गुना होता है उस पर। ठीक है, +2 का चार्ज है और 4 गुना ज़्यादा भारी होता है वो प्रोटॉन से, यानी कि H+ है, विच मेक सेंस। ईजी कर दो, चलो। ओके guys, I cannot think straight, I need to get some food in, so let's complete it, और उसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगा। Is this information that you needed? No, it wasn't. Did I just tell it? Yes, I did. चलो कोई बात नहीं। ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अबैडेड टू, ठीक है जी, वही चीज़ है थोड़ी देर पहले जो हमने यूरिया वाला क्वेश्चन में किया था, जो 3/60 वाला क्वेश्चन था, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे 180 ग्राम वाटर में हमने डाला है, और इसमें हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताना है।
चलो जी, मान लो आपने x ग्राम डाला और उसका, अच्छा ये भी यूरिया ही है, चलो अच्छी बात है, ये भी यूरिया है, चलो ठीक है। 180 ग्राम वाटर मतलब 10 मोल प्लस 1/20 x/20 होना चाहिए, x/60 होना चाहिए, लेकिन x/60 छोटा नंबर है तो नहीं ऐड कर रहे हो उसको। छोटा नंबर कैसे, तुम्हें कैसे पता छोटा नंबर है? ऑप्शंस देख के नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये ऑप्शन, लेकिन 120 ग्राम होता तो 10% लोअरिंग हुई है, तो मतलब कुछ खास लोअरिंग नहीं हुई होगी। 10% लोअरिंग हुई है। चलो जी, तो x हो गया आपका 10 × 10 अपॉन 60, सॉरी 10 × 10 × 60, व्हाट द हेल, ऐसे कैसे हो सकता है? x निकालना तो 60, हाँ तो यही होगा ना। अच्छा अपॉन 1000 भी तो होगा, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस चीज़ को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो? इसे अच्छा नहीं, ये तो 0.1 होगा ना, 10% है तो 0.1 हो जाएगा जी ये। हाँ वही बात भी सही है जी आपकी। तो खैर अगर आपको मल्टीपल में भी दिक्कत हो तो आपको इतना देखो, 2 पॉसिबिलिटीज़ आप रख के चलते हो। तो ये हो गई 10 × 10 × 10 × 60, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये, और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ तो होगी 0.1 × 10 × 60। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई आपकी। घुमा फिरा के आपका 6 आना है, 6 मल्टीपल ऐसा आएगा। मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। 60 आ गया आंसर जी, आगे बढ़ो, हटाओ। 60 है आंसर जी, हाँ चलो जी आगे बढ़ो। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है। हाउ इज़ द मास ऑफ मूविंग चार्ज डिफरेंट, हाँ होता है ऐसा, लेकिन क्यों होता है मुझे नहीं पता। मूविंग चार्ज हल्का होता है खड़े हुए चार्ज से। हाउ स्पेसिफिक रेशियो डिपेंडेंट और वोल्टेज, पता नहीं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट होता है। तो जी देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुई थी, इलेक्ट्रॉन निकली हमारे एनोड रे से, कैथोड से निकली, एनोड की तरफ गई तो उसे एनोड रे बोल दिया हमने। नहीं पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक ऐसा डम लिटिल बिट हंग्री। तो जितना ज़्यादा देखो वोल्टेज हो गया उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन अपॉन रेशियो है, ऐसे कैसे? चलो छोड़ो ये लीव दिस वन, यहाँ ध्यान देते हैं। तो आपका जो रेस्ट चार्ज है, जैसे मैंने बोला, वो बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। और क्या कितना ज़्यादा? 1/v/c का होल स्क्वायर। और यहाँ v क्या है? वोल्टेज। वेलोसिटी ऑफ पार्थ कह रहा हूँ। पार्थ इज़ अ थिक बूटी मैन, ही रन स्लोअर देन ही यूज्ड टू। आज ही बता रहा था आज के मेरे को। 1 - v/c का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके द हेल, मैं नहीं कर पा रहा यार, मेरे को भूख लगी है। खैर आओ बॉयज़, आओ वापस आते हैं। वॉल्यूम ऑफ 0.1 K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ 0.5 m। अच्छा जी चलो ठीक है। जैसे कि ये हमने याद किया था, दोनों का एक ऑक्सीडाइज है, मान लो कि दोनों बराबर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो भी होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो n फैक्टर K2Cr2O7 का n फैक्टर होता है मेरे हिसाब से 6, मैं चाह रहा हूँ 6 बोलना, इंटू वॉल्यूम, ठीक है। n फैक्टर इंटू वॉल्यूम दे रखी है नहीं, तो ये यूज़ करेंगे हम n फैक्टर इंटू मोलैरिटी वाला, नहीं वॉल्यूम इंटू n फैक्टर वाला यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, हाँ क्योंकि वॉल्यूम निकालना भी है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू n फैक्टर कह रहा हूँ, नॉर्मैलिटी बनाने के लिए n फैक्टर इंटू मोलैरिटी 0.1, तो ये हो गया अपना n, ठीक है, नॉर्मैलिटी इंटू जो हमें चाहिए x चाहिए हमें, बराबर करते हैं इसे वापस से n है नॉर्मैलिटी, या FeSO4 की होती है 1, n फैक्टर 1 इंटू 0.5 इंटू करके जो होगा 35 ml। तो जो घुमा फिरा के ml से ml काट पीट के हमारा जो आंसर आएगा हो जाएगा ये हो जाएगा 5 × 35/6, तो लगभग ऐसे 6 ही मान लो, 30 के आसपास आएगा, 30 ml के आसपास ये भी है। अच्छा जी, मुझे तो लगता 6 के आसपास आएगा आंसर, 17.5 है इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है। कुछ गड़बड़ करी है हमने,
हाँ तो इसका के वो जो है ये 2 होगा इसका आंसर। हाँ ठीक है, इसका जो हमने एन फैक्टर लिया वो गलत लिया, 6 मुझे किसी और क्वेश्चन का याद था इसलिए मैंने 6 किया, तो इसका 2 होगा। अगर तो इसका 2 अगर होगा तब भी नहीं आएगा यार, तब भी ये नहीं हो पाएगा। नहीं चलो यार देखते हैं, कुछ गड़बड़ करी मैंने, देख लेते हैं। अच्छा ठीक तो है यार, 30 ही तो, 17.5 थोड़ी है यार आंसर, बिल्कुल सही किया तूने। ठीक है गाइज, लाइक यू कैन से मेरा थोड़ा मेंटेलिटी थोड़ी बेकार है, चलो कोई बात नहीं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ ई अपॉन एम चार्ज बाय मास। ठीक है जी, हमें जो स्पेसिफिक रेशियो है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इस पे 1 का चार्ज, इस पे 0 का चार्ज, कोई चार्ज नहीं, सबसे कम न्यूट्रॉन। ठीक है जी, सबसे कम लिखेंगे न्यूट्रॉन। आओ इधर आओ, सबसे कम लिखा हमने न्यूट्रॉन, 0 का चार्ज। फिर आते हैं, अब लिख ही लेता हूँ ये ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, ठीक है, ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन इससे बड़ा, और 4e बाय मास इनका नहीं सॉरी 2e बाय 4m ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 2। तो ये जितना बड़ा हमारा आंसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे, और उसके बाद उससे पीछे प्रोटॉन, उससे पहले अल्फा पार्टिकल, ऐसा आना चाहिए। अब आप तो कहोगे यार इलेक्ट्रॉन पे तो 1 का चार्ज है, इस पर तो देखो 2 का चार्ज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मास भी 4 गुना है, तो जितना बड़ा मास उतना अपना रेशियो छोटा आएगा। द स्पेसिफिक रेशियो ऑफ कैनाल रेज यानी कि एनोड रेज इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंजेस विद गैस फिल्ड विद डिस्चार्ज ट्यूब। नहीं भाई, चेंज क्यों हो गई? रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस इन, ये पता, हाँ ये शायद कांस्टेंट ही रहती है। इज़ कांस्टेंट इज़ मैक्सिमम व्हेन गैस प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, मुझे नहीं पता ये क्या लिख रखा है, ये शायद सॉल्व है ऑलरेडी, चलो छोड़ो। ये सही है, पहला सही है। अच्छा, नेचर पे डिपेंड करती है इसका मतलब, ई बाय एम, चलो कोई बात नहीं। चलो जी आगे बढ़ा। रूथरफोर्ड जो रूथरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट किया था कि देखो जो गोल्ड फाइल ली थी, गोल्ड न्यूक्लियस लिया था, गोल्ड ऑब्वियसली फॉइल के अंदर न्यूक्लियस है, और इसके थ्रू अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराए थे, और ज़्यादातर वो निकल गया, निकल गए वो, बहुत कम जो थे वो वापस कूदे। इसका मतलब उन्होंने पता लगाया कि जो पॉजिटिव चार्ज है या बीच में कुछ ना कुछ तो है, चलो इतना तो पता लगा लिया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियर 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ एटम होता है 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। द सोर्स इज डैश, सोर्स क्या पता नहीं क्या लिख रहा है, सोर्स इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड, हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। द सोर्स इज, अच्छा अल्फा पार्टिकल, हाँ अल्फा पार्टिकल है सोर्स, डबल आयनाइज्ड हीलियम। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये तो छोड़ो, ये देखो, ये भी वही है यार, क्या ही है, वेरी गुड। रेडियस ऑफ न्यूक्लियन -5 है, रेडियस फॉर न्यूक्लियोलस लीव इट एट द लास्ट पार्ट। इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियोल ऑफ एच एटम इज x एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ ओ एटम। हमने देखा था, हमने पढ़ा था 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है n²/z। ठीक है जी, तो अगर एच एटम का है, ठीक है, इसका सब कुछ 1 है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ओ एटम, ओ का मतलब है z आप ले जाओगे 8 पे, 8 नंबर ही तो हो गया, मैं तो कहूँगा 8। नन ऑफ दीज होगा फिर। विच पार्टिकल वॉज यूज फॉर रूथरफोर्ड शेनानिगन्स? अल्फा पार्टिकल। ये क्या हुआ? अच्छा, I guess I don't know what the hell talking about son. पता नहीं ये लोग क्या किया इन लोगों ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद व्हाट। हाँ चलो ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, ये बेरिलियम है, 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस, अच्छा ये बताया नहीं शायद मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है ये, और यहाँ प्रोटॉन का नंबर है। देखो अब यहाँ पर आप अल्फ़ा पार्टिकल अगर फेंक दो, ठीक है,
तो जी आप जो भी चीज़ देखोगे उसका आना चाहिए यहाँ, तो एक तो आना चाहिए था 13, लेकिन यहाँ आता है सिर्फ और सिर्फ 12। और यहाँ नीचे सब सही है, 4 2 6 प्रोटॉन। तो भैया कुछ तो कम हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कम हो रहा है। और कैसे उन्होंने कुछ वेरीफाई भी ज़रूर किया होगा, न्यूट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय 30 ml क्लोरोफॉर्म 50 ml एसीटोन। हमें पता है नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव है मतलब कम बनेगा, यानी कि 80 ml से कम बनेगा ये। तो जी आंसर है बी है इसका। चलो जी आगे बढ़ो। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस, वॉल्यूम देखो यार 10⁻⁻5 रेडियस था, 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम अपना एटम का था, तो वॉल्यूम उसका 3 गुना कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कर ही लोगे यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ये हो जाएगा, चिंता मत करो। आप हंगरी तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, चलो सॉल्व ही करते हैं। फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस का फॉर्मूला, अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 0.529, अच्छा नहीं हुआ, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर हो गया अपना 0.529 का क्यूब, और यहाँ हो गया इंटू द पावर 6/z का क्यूब, कुछ ऐसा होगा। और ये कुछ गलत सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, चलो छोड़ो। यही फॉर्मूला है, आओ देखें। अच्छा उन्होंने, ओके ठीक है ठीक है। और अगर आप किसके टर्म्स, ये ए क्या है, ये ए और जेड शायद एक ही चीज़ है। हाँ ए और जेड मोस्ट प्रॉब्ली एक ही चीज़ है, क्योंकि ए और जेड एक ही चीज़ है। आगे बढ़ा। वॉल्यूम ऑफ नहीं है एक चीज़, पता नहीं, मुझे श्योर नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ एच एटम इज़ V1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो इस फार्मूला से करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस, इस वाले फार्मूले से तो नहीं करेंगे, ये तो कुछ गलत ही लग रहा है शायद। नहीं गलत तो नहीं है, ये है तो सही, आई एम प्रीटी श्योर ही सही है। खैर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ एच एटम इज़ V1 सेंटीमीटर, ठीक है, V1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है न्यूक्लियोलस एक्स का, और 1/n, n कितना नंबर होता है, n होता है 7वां नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर मेरी थ्योरी सही है। नहीं यार n ये नहीं होता है, जो हम a लिख रहे हैं ये होता है, जैसे एल्युमिनियम का 27 हो गया, ठीक है, यही होता है यार, जो मैं सोच रहा हूँ वही तो होता है। नंबर ऑफ वही तो होता है, टोटल प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही तो है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। मैं इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर जिन लोगों को समझ में आ गया वो अच्छी बात है, मैं अपने आप को इस क्वेश्चन में रिडीम ज़रूर करूँगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ एच एटम इज़ V1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एच एटम, व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एच एटम 10⁻, अच्छा ठीक है, सही बात है। देखो अगर आपके पास न्यूक्लियोलस जो है, जो छोटा वाला पार्ट होता है, उसका वॉल्यूम है आपका V1 सेंटीमीटर, तो पूरे एटम का बताओ। तो हमें पता है कि जो रेडियस जो होता है न्यूक्लियोलस का वो 10⁻⁻5 होता है, और एटम का पूरा होता है 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम में है ये, बाय द वे, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है ये 10⁻⁻1, तो 5 का डिफरेंस है, 5 गुना का है। तो अगर आप वो करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 या +15 यहाँ, तो इन दिस केस +15 V1 सेंटीमीटर। ये कुछ गलत लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। 10⁻, हाँ ठीक है, सही है, उससे 3 गुना। ये कहाँ से आया, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर का क्यूब करो
मुझे गलत क्यों लग रहा था, मैं एक सेकंड सोचने लगा इस इतने मीटर या इतने एंगस्ट्रॉम होगा, जो ऐसा तो ऐसा नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में वो घुमा फिरा के छोटा ही होगा वो मुझे लग रहा था वो बहुत बड़ा आएगा, नंबर बहुत बड़ा आएगा, जबकि नहीं है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, रिलेटिव मास है 1/1837 इंटू जो एच एटम का मास होता है 2000 ही मान लो चलो। स्पेसिफिक चार्ज रेशो E/m, हाउ इज मास ऑफ मूविंग चार्ज। मास ऑफ मूविंग चार्ज जो होता है वो मास ऑफ मूविंग चार्ज हो गया आपका, मूविंग चार्ज हो गया अपना मास ऑफ रेस्ट अपॉन (1 - c) जो आपका नहीं V/c का होल स्क्वायर, यही है पता है थ्योरी ऑफ में। ये अलग सर के पास शायद इसका एक टैटू भी है अपने रिस्ट पे, हाउ स्पेस जितना बढ़ा, ये दोनों पता नहीं मेरे को, नहीं ये नहीं पता मेरे को, ये पता है कि डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, गुड क्वेश्चन, क्यों डिपेंडेंट है भाई नेचर ऑफ गैस पे, नहीं दे रखा, आंसर नहीं दे रखा यहाँ पे। चलो जी कोई बात नहीं, E/m रेशो है यार, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, वो भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम, इलेक्ट्रॉन का ही तो रेशो निकालना होता है, और E/m तो नहीं चेंज होना चाहिए। चलो बॉयज़ ये भी हो गया।